पिछली बार भैरवपुर का नाम लेते ही हवलदार काम गया था। एक बच्ची की गर्दन उल्टी मिली, बाप हवा में झूलता मिला और दीवारों पर खून से लिखा था, भैरवपुर के रक्षक जाग चुके हैं। इंस्पेक्टर ने क्यों कहा, मंदिर से दूर रहना, वहाँ जो बैठा है वो भगवान नहीं है। अगर आपने ये नहीं सुना तो पहले भाग 1 देखिए। और अब वो चारों दोस्त उस गांव के अंदर पहुंचने वाले हैं जहां हर कदम मौत के और पास ले जाता है। अभी सब्सक्राइब करें शैतानी FM, क्योंकि ये डर हर एपिसोड के साथ और गहरा होगा। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा पूरी तरह छा चुका था। गाड़ी अब कच्चे रास्तों पर सरक रही थी भैरवपुर की ओर। चारों दोस्तों के चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। हवलदार और इंस्पेक्टर की बातें अब भी उनके जहन में घूम रही थी। रिया ने धीरे से कहा, वो बच्ची जो पेड़ में उल्टा लटक के आदमी को देखती थी, उसका चेहरा मेरी आंखों से हट ही नहीं रहा है, आशुतोष बोला। और उस बाप का हवा में झूलना बिना रस्सी के, ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये कुछ और है। करण की सांसें भारी थी। वो औरत, दीवार पर लिखा था, भैरवपुर के रक्षक जाग चुके हैं। ये लाइन अब भी गूंज रही है। गाड़ी रुकती है। सामने एक उजड़ा सा गांव दिखता है, बिल्कुल वही गांव जिसकी कहानी उन्होंने सुनी थी, मगर उन्हें इसका अंदाज़ा नहीं था। अंधेरा और गहराता जा रहा है। रात काटने की जगह चाहिए। सोनल ने इशारा किया, वो देखो, शायद कोई गेस्ट हाउस है, चलो पूछते हैं। वे उस छोटे से गेस्ट हाउस में पहुंचे। उन्हें नहीं पता था यह वही गांव था जहां 4 साल पहले 3 लोगों की मौत हुई थी। दरवाज़ा चरमराया। अंदर एक बूढ़ा आदमी बैठा था, चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी। उसने अजीब मुस्कान के साथ पूछा, रात यही काटनी है? करण बोला, हाँ, एक रात रुकेंगे। बूढ़ा कुछ सोचते हुए बड़बड़ाया, कुछ लोग पहले भी आए थे, फिर कभी नहीं लौटे। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। कमरे में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़ी हुई लकड़ी या फिर कोई बासी खून। चारों दोस्त ने बिस्तर जमाया, मोबाइल और लैपटॉप निकाले, भैरवपुर पर रिसर्च शुरू की। आशुतोष चौंक गया। देखो, ये वही ब्लॉग है। इससे बार बार पूरा खुलने में तकलीफ हो रही थी, इस बार पूरा खुल गया है। रिया स्क्रीन पर घूर रही थी। यहाँ लिखा है, भैरवपुर पहले तांत्रिकों की नगरी थी। हर घर में कोई न कोई साधना हुआ करती थी, लेकिन एक तांत्रिक ने शक्ति के लिए पूरे गांव को श्राप दे दिया। सोनल की आवाज़ कांप रही थी। ये वही तांत्रिक जिसकी बात हवलदार कर रहा था। जैसे जैसे ब्लॉग के पन्ने पलटे, कुछ तस्वीरें सामने आईं। एक तस्वीर उसी घर की थी जिसमें वो 3 मौतें हुई थी। आशुतोष सिहर गया। ये तो वही घर है, हमने आते वक्त देखा था। सोनल धीरे से बोली कि क्या हम उसी गांव में आ चुके हैं? हवाएं तेजी से चलने लगी, खिड़कियां टकरा रही थी। खिड़की जोर से धमकती है। अब उन्हें समझ आने लगा था कि वे जहां ठहरे हैं वो सिर्फ गांव नहीं है, वो एक चेतावनी है, वो रहस्य, वो तांत्रिक, वो आत्माएं अब सिर्फ कहानियां नहीं थी, अब वो महसूस होने लगी थी। कर कर की आवाज़ आती है, जैसे छत पर कोई धीरे धीरे चल रहा हो। रिया धीरे से घबराती हुई, तुम लोगों ने सुना ऊपर कोई है? करण डर के साथ, लेकिन खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए, अब वे बंदर होगा या फिर हवा? विभांगी धीरे से, शांत रहो, कुछ तो है। एकाएक बिजली चली जाती है। पूरा कमरे अंधेरे में डूब जाता है, सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी। चारों की सांसें थम गई थी। तभी गेस्ट हाउस के पास की गली से एक औरत की चीख सुनाई देती है। औरत की डरावनी चीखती हुई आवाज़
जैसे जान बचाने की आखिरी कोशिश हो। सोनल डरती हुई, ये कौन चीखा? चारों बाहर भागते हैं और वहाँ सामने गली की मोड़ पर एक औरत ज़मीन पर पड़ी है। उसके गले से खून टपक रहा है, आंखें सफ़ेद हो चुकी है। औरत थरथराती है, डरावनी आवाज़ में, वो लौट आया है पेड़ के नीचे। उसने कहा अगला नंबर तुम्हारा है। एक झटका और औरत की गर्दन एक अजीब से कोण में मुड़ जाती है, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ दिया हो। उसकी आंखें स्थिर हो जाती हैं, मौत की तरह खामोश। वो औरत वहीं मर गई, बिना किसी हथियार, बिना किसी छुअन से। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस आई ही नहीं। कुछ मिनटों बाद वहाँ एक बुजुर्ग आदमी पहुँचा, धनेपुर का सरपंच। सरपंच के हाथ में लालटेन था, कमर झुकी हुई, भारी गूंजती हुई आवाज़। सरपंच धीरे से लेकिन गंभीर स्वर में, तुम लोग उस गांव से जुड़े हो ना? भैरवपुर से। आशुतोष हैरानी और डर से, आपको कैसे पता? सरपंच धीरे से, यहाँ जो भी उस गांव के नाम से जुड़ता है उसका पता ये ज़मीन खुद बता देती है। चारों उसकी बातों से हिल चुके थे। सरपंच धीरे धीरे, भैरवपुर सिर्फ शापित नहीं है, वो जिंदा भी है। हर रात वहाँ कुछ जागता है। वो जिसे तुम तांत्रिक कहोगे, उसने कभी गांव की आत्माओं को बांधने की साधना की थी, मगर साधना उल्टी पड़ गई। अब वो आत्माएं बंधी नहीं, भटकी हुई है। कहते हैं भैरवपुर में हर मौत अधूरी रह जाती है। हर आत्मा किसी न किसी देह में लौटना चाहती है। उस पेड़ को देखो जो गांव के मुहिम पर खड़ा है, वहीं से सब शुरू हुआ था, वहाँ से सब खत्म होगा, या शायद फिर से शुरू। चारों दोस्तों की आंखें अब सिर्फ सवालों से भरी नहीं थी, उनमें डर भी था। वो डर जो अब सिर्फ कहानी में नहीं रह गया था, वो सामने खड़ा था अपने असली रूप में। सुबह की हल्की रोशनी फैल चुकी है, मगर रात की घटना अब भी हर किसी के जहन में ताज़ा थी। वो औरत, उसकी आंखें, वो चीखें, वो मंजर, कोई भूल नहीं पा रहा था। चारों दोस्त ने तय किया कि अब और नहीं, जो देखा जो सुना बस बहुत हुआ। करण जल्दी से घबराई हुई आवाज़ में, बस अब चलना है। जितना देखा वो काफ़ी है, ये जगह सही नहीं है। रिया डरी हुई कांपती आवाज़ में, हाँ ये रात, ये गाँव, कुछ तो बहुत गलत है यहाँ। मुझे अब यहाँ सांस लेने में भी भारी लग रहा है। आशुतोष गंभीर लहजे में, ठीक है जल्दी निकलते हैं, कोई रुकावट ना आए यही दुआ है। गाड़ी स्टार्ट होती है, सड़क पर निकलते हैं, मगर कुछ ही दूर रास्ता कटा हुआ है। एक विशाल पेड़ सड़क पर गिरा है, बिजली की तार टूटी हुई है। पीछे से चलती है अजीब सी हवा, जैसे कोई पीछे खड़ा है। विभांगी हैं, चौंकते हुए, हल्के डर में। रास्ता बंद है, ये पेड़, ये तो कल नहीं था यहाँ। करण तेजी से घबराकर, कहीं किसी ने जानबूझकर तो नहीं गिराया। सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। एक सन्नाटा जो अब डर में बदल चुका है। रिया अचानक गाड़ी के शीशे की ओर देखती है। रिया कांपती हुई आवाज में, वो कोई पीछे है हमारे। फिर रिया पलट कर देखती है तो कोई नहीं था। सड़क अब इन्हें कहीं जाने नहीं दे रही थी, और ऐसा पहली बार नहीं था। वे उलझन में थे, भूखे थे, इसलिए पास के एक छोटे से ढाबे पर रुकते हैं। ढाबा सुनसान है। एक पुराना रेडियो बज रहा है, गाना चल रहा है, मगर उस आवाज़ में अजीब वीरानी भर जाती है। ढाबे में एक बूढ़ा आदमी बैठा है। ढाबे का मालिक चुपचाप देख रहा है। बूढ़ा धीरे से रहस्यमय आवाज़ में,
भैरवपुर की हवा किसी को भी लौटने नहीं देती जब तक वो जिसे उसने बुलाया है उसकी पहचान खुद ना कर ले। करण हैरानी से, क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे रिया की तरफ देखता है। उसकी नज़र गहरी है, जैसे सब कुछ जानती हो। बूढ़ा रिया को देखते हुए धीरे से बोलता है, तुम्हें नहीं लगता जैसे तुमने पहले भी ये सब महसूस किया है? रिया एकदम सन्न रह जाती है। उसके चेहरे पर एक ठंडी लहर दौड़ती है। अचानक उसकी आंखों के सामने कुछ झलकता है। एक पुराना मंदिर, एक जलती हुई चिता और एक बच्ची की चीख। रिया बहुत धीरे से खुद से बड़बड़ाते हुए, ये सब अजनबी नहीं है, जैसे मैं पहले भी यहाँ रही हुई हो। रिया के जहन में एक अजीब जुड़ाव उभरने लगता है, कोई अधूरी कड़ी जो अब जुड़ने वाली थी। चारों दोस्तों के चेहरे पर फिर से चिंता लौट आई। विभांगी घबराती हुई, बाबा कोई दूसरा रास्ता है क्या? हमें गांव से बाहर हाईवे तक जाना है। बूढ़ा कुछ नहीं कहता। तभी पास में बैठा एक गांव वाला धीरे से बोलता है, पुल वाले रास्ते से निकल सकते हो आप लोग। दीदी, तालाब के पीछे का मोड़ है, वो सीधा हाईवे से जुड़ता है। चारों को थोड़ी राहत मिलती है, मगर बूढ़ा फिर से बोल पड़ता है। इस बार उसकी आवाज़ और भारी है, किसी भी रास्ते से बाहर नहीं जा पाओगे। कोशिश कर लो, लेकिन सूरज डूबने से पहले वापस यहीं आ जाना। यही एक जगह है जहां तुम रुक सकते हो। चारों दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, डर और संदेह के बीच उम्मीद की एक किरण लिए वो पुल वाले रास्ते की ओर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही उस रास्ते पर पहुंचते हैं, वहां भी रास्ता बंद है। एक और पेड़ गिरा हुआ है, मिट्टी धसी हुई, जैसे किसी ने जानबूझकर रास्ता रोक दिया हो। भैरवपुर ने फिर से रास्ता बंद कर दिया था। अब ये साफ था, वो गांव उन्हें बाहर नहीं जाने देगा जब तक कोई अधूरी कहानी पूरी ना हो जाए। चारों हार कर वापस मुड़ते हैं और फिर से उसी सुनसान ढाबे की ओर लौट आते हैं। अब वो सिर्फ भूखे यात्री नहीं थे, अब वो इस कहानी का हिस्सा बन चुके थे, जिसका अंत शायद किसी को नहीं पता था। ढाबे के पास ठहरने की एक जगह, एक छोटा कमरा जो ढाबे के मालिक ने इन्हें दे दिया है। बाहर हवा तेज चल रही है, खिड़कियों से पर्दे फड़फड़ा रहे हैं। बल्ब की पीली मध्यम रोशनी कमरे को और अजीब बना रही है। बाकी सब सो चुके हैं, लेकिन रिया की नींद टूट जाती है। उसके माथे पर पसीना है। रिया धीरे से खुद से बोलती है, फिर वही सपना, फिर वही मंदिर और वो मंत्र। वो उठती है, पास की नोटबुक उठाती है, कुछ लिखती है, जैसे कुछ याद आ रहा हो। तभी एक आवाज़ सुनाई देती है, एक बूढ़ी औरत की धीमी फुसफुसाती आवाज़ गूंजती हुई, बहुत धीमी, जिसने अग्नि में जन्म लिया वो अग्नि में ही लौटेगा। रिया चौंक जाती है। उसके कानों में फिर से वो लोरी बजती है जो उसकी नानी बचपन में गुनगुनाया करती थी। लेकिन अब वो लोरी में कुछ और सुनाई देता है, जैसे कोई चेतावनी हो। रिया फ्लैशबैक में चले जाती है। बचपन, रिया अपनी नानी के साथ, पुराना घर, लकड़ी का झूला, एक बूढ़ी औरत जो कि उसकी नानी है, तेल का दिया जला रही है, भगवान के सामने बैठी है और रिया बच्ची है। नानी धीरे से उसके बाल सहलाते हुए बोलती है, रिया बेटा, कभी किसी गांव का नाम सुना है? भैरवपुर। रिया बच्ची है। नहीं नानी, वो कहाँ है? नानी धीरे से गंभीर होते हुए, वो गांव नहीं, एक दरवाज़ा है और उसमें जाने वाले
कई बार लौट नहीं पाते। तेरी परनानी वो वहीं गई थी, कभी लौटी नहीं। और जिस दिन गई उसने मुझसे एक बात कही थी, वो मुझे पुकार रहा है, मेरा नाम जानता है। रिया जो कि बच्ची है, डरते हुए, किसने पुकारा नानी? नानी धीरे से, एक तांत्रिक जिसे वहाँ के लोग काला रक्षक कहते थे, उसका श्राप है वहाँ और हमारी रगों में उसका असर बहता है। रिया फ्लैशबैक से बाहर आती है। रिया की सांस तेज चल रही है। वो कमरे से बाहर आती है। ढाबे के बाहर एक टूटा फूटा मंदिर दिखाई देता है जो दिन में किसी ने नहीं देखा था। वहाँ एक पत्थर की दीवार पर कुछ खुदा हुआ है। बहुत पुरानी ब्राह्मी जैसी लिपि है, लेकिन रिया उसे देखती है और धीरे धीरे पढ़ने लगती है, जैसे वो भाषा उसको पहले से आती हो। रिया धीरे से खुद से, नवजात अग्नि कन्या, रक्त की धारा से खोलेगी बंद द्वार। वो काम जाती है। एक चीख उसके कानों में गूंजती है। कोई बच्ची चिल्ला रही है, मत ले जाओ मुझे। वो फिर से फ्लैशबैक में चले जाती है, जहाँ वो खुद को एक यज्ञ में देखती है। अग्नि जल रही है। एक तांत्रिक उसके सामने मंत्र पढ़ रहा है और उसकी आंखों में एक लाल चमक है जो उसने सपने में देखी थी। रिया को अब यकीन हो चुका था, उसका इस श्राप से कोई पुराना नाता है। उसकी नसों में कोई राज बह रहा है और भैरव पर उसे पहचान चुका था। रिया अभी अभी मंदिर की दीवार से लौटकर आई है। वो अंदर जाती है, कांप रही है। उसके चेहरे पर डर साफ है। करण, विभांगी और आशुतोष अभी जाग चुके हैं, क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज चल रही है। खिड़की बार बार टकरा रही है, बल्ब की रोशनी फड़क रही है। करण आंखें मलते हुए, क्या हुआ रिया, कहाँ चली गई थी? रिया धीरे से घबराई हुई आवाज़ में, मुझे कुछ याद आया, मेरी नानी, उन्होंने जो भैरवपुर के बारे में बताया था। विभांगी बेचैन होकर, रिया ये सब छोड़ो, मुझे सच में बहुत अजीब लग रहा है यहाँ, ये जगह बहुत अजीब है। अचानक दरवाजे पर 3 धीमी मगर भारी दस्तकें। सब चुप हो जाते हैं। कमरे में घड़ी की टिक टिक अब बहुत तेज सुनाई देने लगती है। करण धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ता है। आशुतोष धीरे से, कौन है वहाँ, कोई इंसान है? बाहर से कोई आवाज़ नहीं आती। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। थोड़ी हिम्मत करके वो दरवाज़ा खोलता है। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक अजीब बात थी। ज़मीन पर गीले पैर के निशान हैं जो दूर तक जंगल की तरफ जाते हैं, जैसे कोई अंदर से बाहर गया हो, बाहर से अंदर नहीं आया हो। विभांगी घबराते हुए, ये तो उल्टे पैरों के निशान हैं। रिया कांप रही है। तभी खिड़की के पास की दीवार पर एक परछाई बनती है, मगर परछाई में किसी इंसान का चेहरा नहीं, बल्कि एक विकृत आकृति है। मुंह नीचे की ओर, सिर उल्टा, आंखें लाल। परछाई धीरे धीरे खिड़की से अंदर आने लगती है। सब पीछे हट जाते हैं। आशुतोष टॉर्च जलाता है और जैसे ही रोशनी पड़ती है परछाई गायब हो जाती है। लेकिन उसी पल एक गहरी, सूखी औरत की आवाज़ गूंजती है। आवाज़ फुसफुसाती हुई, स्पष्ट नहीं है। वो लौट आई है, उसे अग्नि में समर्पित करना होगा। रिया की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो वही आवाज़ है जो उसने बचपन में सिर्फ एक बार सुनी थी, अपनी नानी की नींद में बड़बड़ाते हुए। सब तय करते हैं कि अब इस जगह से निकलना ही बेहतर है। बैग उठाते हैं, घबराते हुए गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर गाड़ी चालू नहीं होती। करण गाड़ी में चाबी घुमाते हुए,
कुछ भी नहीं हो रहा है। बैटरी तो अभी तक ठीक थी। आशुतोष मुंह बनाकर, भाड़ में गया ये सब, पैदल चलते हैं, कम से कम रोड तक तो पहुंचेंगे। जैसे ही वे पैदल चलने को निकलते हैं, आसमान पर बादल छा जाते हैं, तेज आंधी चलने लगती है और कुछ ही कदमों बाद वो जगह जहाँ से निकले थे दोबारा उनके सामने आ जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे घूमकर उसी जगह वापस आ गए हों। विभांगी डर से कांपते हुए, हम घूमकर वापस आ गए? रिया धीरे से जमीन की ओर देखती है जहाँ कुछ लिखा है। किसी ने मिट्टी पर उंगली से कुछ लिखा था। लिखावट ताज़ा दिखाई देती है। रिया पढ़ती है, तुम नहीं जा सकते, तुम्हें चुन लिया गया है। जिस मंजिल से वे लोग भाग रहे थे वो अब रास्ता बन गई थी और रिया उस रास्ते की कुंजी थी। धनेपुर की रात ने एक ऐसा रहस्य खोल दिया था जिसे समझना आसान नहीं था, लेकिन असली डर अभी सामने नहीं आया था। जब सच, सपनों और साए के बीच की दीवार टूटने लगती है तो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना डर बन जाता है। क्या सुबह का उजाला इन्हें बचा पाएगा या अंधेरा इनकी आखिरी पहचान बन जाएगा? अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा और कौन इसमें हमेशा के लिए खो जाएगा, तो शैतानी FM से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन दबा दीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि सबसे बड़ा रहस्य अभी बाकी है।